दोस्तों, आज की कहानी है माँ बहू तो तुमसे संभलती नहीं और बेटी का घर संभालने चली। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। पापा, आप मेरा वो गुरु रे जो कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता है। किसी और के करने से मैं अपनी सोच आपके लिए बदल नहीं सकता। अरे, जिसने मुझे जन्म दिया क्या मैं उसे नहीं जानता और आपके लिए मैं हर रिश्ते को ठुकरा सकता हूँ। रौनक घर के सभी लोगों के सामने बोल रहा था। रौनक के पिता मुकेश बाबू बोले, रौनक, ये कैसी बात कर रही हो बेटा? वो तुम्हारी सास है। अगर उन्होंने गलत फहमी में कुछ बात कह दी थी तो कोई बात नहीं, वह तुम्हारी इस तरह से इनसे बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये तुम्हारे संस्कार नहीं है। रौनक की सास कल्याणी जी बोली, दामाद जी अपने पिता पर आप कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। आज के समय में आंख मूंद कर अपने आप पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से इन्हें वकील से बातें करते हुए देखी थी। ये कागजों पर साइन कर रहे थे और नए कागज बनवाने की बात कर रहे थे। रौनक अपनी पत्नी प्रिया को बोला, मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम्हारी माँ हमारे घर के मामलों में इतनी दखल अंदाजी क्यों करती हैं। पापा किससे मिलते कि कागज पर साइन करते हैं? उन्हें इनसे क्या मतलब है? बेटी के ससुराल में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी करने से बेटी का घर बिखर कर रह जाता। क्या तुम्हारी माँ को ये बात समझ नहीं आती? प्रिया बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मम्मी को कई बार बोल चुकी हूँ इस मामले में ना पड़े, पर वो मेरी सुनती नहीं है। मेरे भी पापा ने अब मम्मी यहाँ चली आती है तो मैं क्या करूँ? मैं उन्हें घर से निकाल दूँ? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? रौनक बोला, तुम्हारी माँ है इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कोई और मेरे पिता पर उंगली उठाता तो मैं उसका हाथ तोड़ देता। मेरे पापा अपनी संपत्ति दान में दे दे, इससे तुम्हारी माँ को क्या मतलब है? मुझे दामाद बनाया, कोई खरीदा नहीं है। यही कारण है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहता। महेश बाबू बोले, रौनक, अब बस भी करो। इस घर में औरतों पर चिल्लाते नहीं हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? रौनक सास से बोला, देख रही हैं आप, ये हैं मेरे पिता जिनके खिलाफ आप बोल रही थी। वाह, आप आपके लिए बोल रहे। अगर इतनी चिंता अपने बेटे और बहू की होती तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि हर बार बेटे बहू की गलती नहीं होती, कई बार आप जैसी सास की भी गलती होती है जो आंधी अधूरी बातों पर अपनी राय दे देती हैं। प्रिया बोली, पापा जी, मैं अपनी माँ की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप तो मुझे बेटी समझते हैं, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। और आप भी नाराज़ ना हो तो मैं माँ को समझा दूंगी, वो आइंदा से ऐसी बातें नहीं करेगी जिससे पापा जी यहाँ आपको तकलीफ होगी। मुकेश बाबू बोले, बहू ये तो गरम मिजाज की छोटी छोटी बातों पर नाराज होता। बहुत कम उम्र में इसकी माँ दुनिया से चली गई थी, उसके बाद मुझे लेकर ये कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता। जाओ तुम सब अपने कमरे में जाओ। समधन जी, अगर मेरे बेटे की कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्राप्ति हुई। इतना कहकर वह भी अपने कमरे में चले गए। अगले दिन प्रिया का भाई रमेश का फोन आया। जैसे उसने अपनी माँ का हाल चाल रौनक से पूछा, उसने सारी घटना बताई। रमेश बोला, माँ की ये पुरानी आदतें, हर किसी की बात वो छुप कर सुनती, फिर आधी अधूरी बातों को यहाँ से वहाँ फैलाती है। यही कारण है मेरी पत्नी के साथ उनकी बनती नहीं, पर क्या करूं, बेटा हूँ तो उसकी चिंता मुझे लगी रहती है। रौनक बोला, साले सही मैं समझ सकता हूँ, पर समाज में मेरे पिता की एक इज्जत है। अगर आज उन्होंने वकील के सामने ऐसी बात कह दी, कल को रिश्तेदारों के सामने कहेंगे तो बात कितनी फैल जाएगी। अपनी बदनामी तो मैं
सह सकता, पर अपने पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरे पिता मेरा अभिमान है। बेहतर यही होगा कि आप आकर माँ जी को यहाँ से ले जाए। रात में कल्याणी जी बेटी से बोली, तुम्हारा पति अपने पिता की इज्जत करता है, परंतु अपनी सास की नहीं करता है, और तुम भी उनके सामने कुछ नहीं बोली। मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी कि कल को अगर तुम्हारे ससुर अपनी संपत्ति बेटी के नाम कर दे तो हाथ मलते रह जाओगे। प्रिया बोली, अब बस भी करो माँ, बंद करो मेरे दिमाग में उनके खिलाफ जहर भरना। अगर वो अपनी संपत्ति अपनी बेटी को दे देते तो क्या गलत करते? मेरे पति की कमाई कोई चीज तो नहीं दे रहे। इनके इतना समझाने के बाद भी आप पापा जी के बारे में बोल रही हैं। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। भैया का फोन आया था, कल शाम वो आपको लेने आ रहे। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं आपके जाने की तैयारी करती हूँ। इतना क्या करती, वहां से चली गई। अगले दिन रमेश आया, रौनक के पिता के सामने हाथ जोड़कर अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी और माँ को लेकर निकल गया। रास्ते में उसने माँ को कहा, माँ क्यों अपनी बेटी के बसे बसाए घर में आग लगा रही हो? बहू तो तुमसे संभलती नहीं और बेटी का घर संभालने चली। थोड़ा तो सोचा होता, कितनी बेइज्जती हुई हो। कल्याणी जी बोली, मैं तो उसके भले के लिए बोल रही थी। रमेश बोला, बस इसके बाद एक शब्द नहीं, आज के बाद आप प्रिया के घर नहीं जाएगी। पहले का ये रिवाज सही था कि माँ अपनी बेटियों के ससुराल नहीं जाती थी। मुझे लगता वो आपके जैसी सोच वाली माँ के लिए नियम बनाया गया था। कल्याणी जी के जाने के बाद रौनक के परिवार में सुख शांति हुई। धीरे धीरे वह इन बातों को घूमने लगे। अब कभी भी कल्याणी जी को प्रिया से मिलना होता तो प्रिया ही कभी कभार मायके चली जाती थी। समय बीता। एक रोज मुकेश बाबू का वकील घर पर आया और रौनक को कुछ कागज दिया। रौनक आश्चर्य में था। उसके पिता ने सारी संपत्ति अपने बेटे और बहू के नाम कर दी, बस अपनी पत्नी के जेवर का आधा हिस्सा उन्होंने अपनी बेटी को उपहार में सबूत भेंट किया। बाद में जब प्रिया ने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो बोली, उनके सामने तो अब अपना सर भी नहीं उठा सकती। मेरी इस बुरी आदत ने मुझे कहीं ना कहीं नहीं छोड़ा। मुझे अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मुझ पर गर्व ना करें। कम से कम शर्मिंदा तो नहीं होंगे। अब कल्याणी जी बेटी के ससुराल नहीं जाती थी। जब मिलना होता बेटी को बुला लेती थी। अपनी समझी और दामाद से उन्हें फोन करके माफी मांगी। बहू के प्रति भी उनका व्यवहार बदला तो सब एक साथ रहने लगे। दोस्तों, कई बार देखा गया कि आंधी अंधूरी और शंका की गई बातों में दम नहीं होता और वह घर की अशांति का कारण बन जाती। किसी के सुनने से बेहतर है उस बात की जड़ तक जाए, फिर अपनी राय दूसरों के लिए बनाए और जरूरत ना पड़े तो बेटी के ससुराल में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी ना करे।